हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2 का जो एनसीईआरटी वाला पोर्शन है उसे हम खत्म कर देंगे। एंड देयर विल बी 2 मोर टॉपिक्स जो कि एडेड टॉपिक्स हैं। और वो 2 टॉपिक्स जो हैं, एक अफगानिस्तान के बारे में है और एक CIS के बारे में है। ये दोनों जो टॉपिक्स हैं वो कहीं पे भी गिवन नहीं हैं, बट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू सम मटेरियल और मैं आपको वो एक्सप्लेन भी करूंगी अच्छे तरीके से। तो वो जो 2 एडेड टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। ऑलराइट, और आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलता है। उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस जो हैं सीरियल वाइज अरेंज करके आपको दी जाती हैं, ताकि आपको बार बार सर्च करना ना पड़े कि नेक्स्ट पार्ट मिल जाए, उससे अगला पार्ट मिल जाए। दैट विल मेक योर वर्क ईजियर। ओके, तो आज हम करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो काफी बच्चों को मुश्किल लगता है, पर वी हैव सिंप्लीफाइड दैट टॉपिक और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। टॉपिक का नाम है टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा था कि जो आपका USSR है वो डिसइंटीग्रेट कर गया और वहां पे नई अब सारी जो कंट्रीज बनी हैं उनके अंदर एक शॉक थेरेपी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो कंट्रीज काफी शॉक्ड हैं, क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो बिल्कुल चेंज कर दिया था फ्रॉम सोशलिस्ट बैकग्राउंड टू अ कैपिटलिस्ट वन। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि उन कंट्रीज में अब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, कैसे उन कंट्रीज की अलग अलग रीजन कहेंगे कि हमें तो अपनी अलग कंट्री बनानी है। दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर दिस टॉपिक, टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। देखिए, जो फॉर्मर सोवियत यूनियन की रिपब्लिक्स हैं, फॉर्मर का मतलब एक्स, ठीक है, जो हुआ करती थी। अब जो सोवियत यूनियन की जो रिपब्लिक्स हुआ करती थी, अब क्या हो गया उनके अंदर, जब वो डिसइंटीग्रेट कर गई वहां पे सिविल वॉर्स होनी शुरू हो गई। मतलब एक कंट्री के जब लोगों में ही वॉर हो जाए, ठीक है, 2 ग्रुप बना ले वो अपने, 3 ग्रुप बना ले और एक दूसरे के साथ ही वॉर करना शुरू कर दें, दैट इज नोन एज सिविल वॉर्स। उसके बाद इंसर्जेंसीज, मतलब कि रिवोल्ट होना शुरू हो गया, ठीक है, अगेंस्ट द लीडर्स एटसेट्रा। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी वहां पे। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम अलग अलग जगहों के बारे में पढ़ने वाले कि कहाँ पे क्या चल रहा था। अब रशिया, देखिए आपको पता है कि रशिया एक बड़ा पार्ट था USSR का, और इसके साथ 14 और जो है रिपब्लिक्स हुआ करती थी, उसे USSR बोलते थे हम। ये 14 हुआ करती थी +1 और टोटल में हमारी 15 रिपब्लिक्स हुआ करती थी इन USSR, राइट। तो अब क्या हुआ, ये सभी डिसइंटीग्रेट हो गई। रशिया के अंदर ही 2 ऐसी जगहें हैं, एक था चेचन्या, दूसरा है दगिस्तान। इन दोनों में क्या हुआ, सेसेशन मूवमेंट्स शुरू हो गई। ठीक है, CD, ठीक है, CD में क्या हुआ, सेसेशन शुरू हुआ। सेसेशन का क्या मतलब होता है कि जब कोई भी कंट्री में एक छोटा सा रीजन है और वो कह रहा है हमें अलग होना है, अपनी अलग कंट्री बनानी है, हमने रशिया के साथ नहीं रहना, तो इन दोनों ने ऐसा बोला। अब रशिया को क्या करना पड़ेगा, इन्हें रोकना पड़ेगा। तो रशिया ने एक हार्श स्टेप उठाया। ठीक है, रशिया की कैपिटल कौन है, मॉस्को। ठीक है, मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया। तो मॉस्को ने बॉम्बिंग करी इस चेचन्या पे। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी अबाउट रशिया। अब उसके बाद हम चलते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर क्या चल रहा था, देखिए हम इसे 4 उसमें पढ़ रहे हैं कि क्या क्या सीन था। अब देखिए ये स्तान वाली जो कंट्रीज हैं, ठीक है, वो सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। और दूसरी भी कंट्रीज हुई हैं जैसे अजरबैजान वगैरह, जॉर्जिया, और ये सारी, इनमें भी प्रॉब्लम्स आई हैं। जैसे सेंट्रल एशिया का एक कंट्री है ताजिकिस्तान। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ताजिकिस्तान में 1991 से सिविल वॉर शुरू हुई, 10 साल लग गए यहाँ पे सिविल वॉर होती रही। सिविल वॉर मीन्स जब खुद के कंट्री के ही लोग एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, एक नगारो काराबाख नाम का एक एरिया है, ठीक है, यहाँ पे रहते थे आर्मेनियन लोग। ठीक है, पर ये जो नगारो काराबाख है वो अजरबैजान नाम की कंट्री में ही पड़ता था। ठीक है, और इसमें कौन रहते थे, आर्मेनियन लोग रहते थे। अब इन्होंने कहा हमें अजरबैजान के साथ नहीं रहना, वी नीड टू ज्वाइन विद आर्मेनिया।
ठीक है, क्योंकि मान लो किसी एक कंट्री में, ठीक है, ऐसा कोई छोटा सा रीजन आ गया है जो कि उसमें ऐसे लोग आ गए हैं जो कि पहले उन लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं जो कि दूसरी कंट्री में ही रहते हैं। अब वो कहेंगे ना कि हमें दूसरी कंट्री में जाने दो, आर्मेनियन कहेंगे हमें आर्मेनिया में जाने दो, हमारा ये लैंड उसी कंट्री को दे दो, ठीक है, कि हमें अजरबैजान के साथ नहीं रहना। तो नगारो काराबाख नाम की जगह जो थी वो आर्मेनिया में जुड़ना चाहती थी एंड दैट वॉन्टेड टू लीव अजरबैजान, ठीक है, ये सेकेंड कंडीशन है। उसके बाद जॉर्जिया के अंदर क्या हुआ, जॉर्जिया के अंदर ऐसी 2 प्रोविंसेस थी जो कि कह रही थी कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है। जॉर्जिया के अंदर 2 प्रोविंसेस थी, अजरबैजान की ये प्रोविंस थी नगारो काराबाख, ये भी अलग होना चाहती थी। उसके बाद 3 हमारी कंट्रीज हैं, किर्गिस्तान, ठीक है, ये वाई है और ये जेड है, यूक्रेन ए है और आई है, जॉर्जिया, ठीक है। कुछ से याद रख सकते हो आप, कुछ कंट्रीज क्या कर रही थी, जैसे कुछ बोलते हो उसे कुछ कंट्रीज, ऐसे कर लो कि कुछ कंट्रीज क्या कर रही थी कि दे वर अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रेजीम, जो उनके उस टाइम पे जो गवर्नमेंट जिन लोगों की बनी हुई थी उनके खिलाफ जो है मूवमेंट्स कर रही थी। बहुत जगह पे वाटर डिस्प्यूट्स भी चल रहे थे कि हमें वाटर नहीं मिल पा रहा, इसकी वजह से अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग कंट्रीज में क्या थी, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट थे। इसकी वजह से इस एरिया में अब रशिया और बाकी रिपब्लिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी बढ़ चुकी थी। ऑल राइट, अब हम जा रहे हैं कि सेंट्रल एशिया पे अलग अलग कंट्रीज अपना जो है ऐसे प्रेशर डेवलप कर रही थी कि सेंट्रल एशिया मेरे कंट्रोल में आ जाए, दूसरी कहती मेरे कंट्रोल में आ जाए। नंबर 1 बात हमने कर ली कि रशिया में CD 2 हमारी प्रोविंसेस थी जो अलग होना चाहती थी। नंबर 2 बात करी कि सेंट्रल एशिया में ही ऐसी कंट्रीज थी जिनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, और भी जैसे आर्मेनिया और जॉर्जिया जैसी कंट्रीज में भी सेसेशन जो है वो उसकी भावना बहुत उठ रही थी कि हमें, जैसे मानो कि इंडिया को कोई पोर्शन कहता है कि हमें तो अलग होना है, ठीक है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं हमारी, वो हमारे साथ ज्यादा कनेक्ट कई बार नहीं कर पाती। जब हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि वो जो है आइसोलेटेड फील करते थे क्योंकि हम वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं करते थे। तो हमें ये डर लगता था इंडिया जो है कि कहीं जो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो अलग होने की डिमांड ना करें, तो उसे बोलते हैं सेसेशन की डिमांड। इसी तरीके से इन सारी प्रोविंसेस में भी ऐसा हो रहा था, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कि सेंट्रल एशिया के ऊपर बाहर की पावर्स, इंटरनल प्रॉब्लम्स तो थी ही, अब बाहर की प्रॉब्लम पावर्स जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। अब देखिए जो सेंट्रल एशिया का जो एरिया है, सेंट्रल एशिया कौन होता है, जो इंडिया के ऊपर वाली कंट्रीज है, ठीक है, स्तान वाली कंट्रीज। तो ये जो है यहाँ पे बहुत सारी ऑयल रिसोर्सेज हैं और हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज हैं, ठीक है। इसका मतलब ये काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल, ठीक है, ये काफी रिच कंट्रीज हैं इन टर्म्स में। इसकी वजह से यूएस, चाइना और रशिया इस पे इन्फ्लुएंस जमाना चाहता था। देखिए यूएस जो है, आपको पता होगा, आपने अभी तो पढ़ा नहीं होगा पर 3rd चैप्टर का जो पार्ट है आपके सिलेबस में है, उसमें आपको एक 9/11 के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। 9/11 में क्या हुआ था कि जो तालिबान और अलकायदा जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो यूएस के ऊपर जो है बॉम्बिंग कर देते हैं, ठीक है। तो यूएस का बहुत नुकसान होता है, ठीक है। 9/11 का क्या मतलब है, जो अमेरिकन होते हैं वो क्या करते हैं, हम तो लिखते हैं 11 सितंबर, कैसे लिखते हैं हम, 11 सितंबर, ठीक है, 2001, हम ऐसे लिखते हैं इंडियन टर्म्स में। अमेरिका वाले मंथ को पहले लिखते हैं और डेट को बाद में। तो 9/11 का मतलब है 11 सितंबर, 9th मंथ होता है, सितंबर है ना। तो अब 11 सितंबर 2001 में यूएस के ऊपर अटैक हुए थे बाय तालिबान एंड अलकायदा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि यूएस वांटेड कि जो हम अपने मिलिट्री बेस हैं कहीं पे, हम मिलिट्री बेस बनाने की अलग अलग कंट्रीज में हमें जगह मिले, ठीक है। इसकी वजह से सेंट्रल एशिया के अंदर यूएस जो है वो ये सेंट्रल एशिया की गवर्नमेंट्स को पैसे दे रही थी, ठीक है, पे कर रही थी। नंबर 1 किस लिए, टू हायर बेसिस, कि हमें अलग अलग जगहें चाहिए जहां पे हम अपनी मिलिट्री को तैनात कर सकते हैं। नंबर 2 चीजें, अलाउ द एयरप्लेन्स, ठीक है, ये मैंने एयरप्लेन बनाया है, ठीक है। तो अलाउ द एयरप्लेन्स टू फ्लाई ओवर देयर टेरिटरी, सेंट्रल एशिया पे से हमारे जो एयरप्लेन्स हैं, ठीक है,
जो भी फाइटर जेट्स एटसेट्रा हैं वो आपकी टेरिटरी पे से उड़ के जा सकते हैं। कि जैसे मान लो कि ताजिकिस्तान के ऊपर से उड़ के जाना है यूएस का, तो उसे परमिशन लेना पड़ रहा है और उसके लिए उसे पैसे भी भरने पड़ेंगे यूएस को। तो इसलिए जो है इन्होंने कहा कि हमें एरोप्लेन उड़ाने की आपकी कंट्री के ऊपर जो है इजाजत चाहिए। और दूसरी चीज क्या थी कि क्यों चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान और इराक के अंदर जो वॉर्स हो रही थी उस टाइम पे, इसलिए। ठीक है, तो यूएस का मेन था सेंट्रल एशिया के साथ ये कनेक्शन। अब ये तो हो गया मिलिट्री कनेक्शन यूएस का। चाइना जो है वो इकोनॉमिक कनेक्शन बना रहा था सेंट्रल एशिया के साथ। चाइना को दिख रहा था यहाँ पे ऑयल रिसोर्सेज बहुत है, मतलब कि ऑयल क्या होता है हमारा, ठीक है, तेल हो गया, पेट्रोल एटसेट्रा। तो उससे क्या होता है, हम पावर प्रोड्यूस करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर आंख थी चाइना की। किसकी एनर्जी रिसोर्सेस पर, सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो ऑयल रिसोर्सेज के ऊपर इसे अपना हक जमाना था और इसने क्या किया, इट सेटल्ड अराउंड द बॉर्डर्स टू डू द ट्रेड। ठीक है, चाइना ने ऐसा किया। उसके बाद रशिया क्या कह रहा है, रशिया कह रहा है कि सेंट्रल एशिया जो है हमारा नियर अब्रॉड है, बहुत पास के फॉरेन देश है। ठीक है, नियर अब्रॉड। तो इन्होंने कहा कि और ये जो बहुत पास के देश हैं वो हमारे साथ ही होने चाहिए, इट शुड बी अंडर द रशियन इन्फ्लुएंस। तो आप देख सकते हो कि अलग अलग कंट्रीज जो हैं इनके ऊपर अपना हक जताने का काम कर रही हैं। तो अभी आप, ताकि भूले ना कुछ भी, रशिया के बारे में पढ़ लिया, सेंट्रल एशिया और दूसरी कंट्रीज के बारे में, फिर हमने सेंट्रल एशिया की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा। अब हम लास्ट चीज करने वाले हैं इस टॉपिक की, दैट इज अबाउट द स्प्लिट। ठीक है, अब सेसेशन की मांग हो रही है। सेसेशन हुआ था क्या, हुआ था। दो एग्जाम्पल दिए हैं आपके। पहले एक आपका हुआ करता था रिपब्लिक, उसका नाम था चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया काफी पीसफुली डिवाइड हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कि पीसफुली कौन डिवाइड हुआ था, चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, तो इसके दो रीजन बन गए, एक तो चेक्स का रीजन, ठीक है, ये चेक इतना कर लो, उसके बाद स्लोवाक्स का रीजन। ठीक है, स्लोवाक्स का रीजन बन गया एक, और एक हो गया चेक्स का रीजन। इसे बोलते हैं चेक रिपब्लिक, इसे बोलते हैं स्लोवाकिया। ठीक है, तो आपकी दो इसमें कंट्रीज बन गई हैं, आज के टाइम पे दो ही कंट्रीज हैं ये। अब उसके बाद जो काफी टेरिबल काइंड ऑफ स्प्लिट हुआ था, स्प्लिट मतलब दो चीजों में टूट जाना, तो ऐसे किसका हुआ था, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो दैट इज बाल्कन रिपब्लिक्स ऑफ यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया देखो, ये जो है मैंने यहाँ पे लिखना था तो स्पेस नहीं था, तो मैंने विया यहाँ पे लिख दिया, तो यूगोस्लाविया। ठीक है, यूगोस्लाविया जो है इसे अलग अलग कंट्रीज में जो है बांट दिया गया, जैसे क्रोशिया, उसके बाद स्लोवेनिया, बोस्निया, देन यू हैव हर्जगोविना। ठीक है, हर्जगोविना, काफी अजीब नाम है पर हमें लर्न करने पड़ेंगे। हम एक बारी दोबारा से, जैसे अभी आप समझ रहे हो, उसके बाद ही आप रिवाइज कर लोगे ना, फिर उसके बाद आपको ऐसे नहीं होगा कि लर्निंग करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चार जो है हमारी कंट्रीज बन गई। ठीक है, आफ्टर 1991 हो रहा है, ये सब कुछ आपको पता ही है। डिसइंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं हम। अब क्या हुआ, इसके खिलाफ यूगोस्लाविया में बहुत सारे लोग रहते थे और उन्हें बोला जाता था सर्ब्स। ठीक है, और वेयरएज थोड़े से लोग ऐसे भी थे जो कि नॉन सर्ब्स थे। ठीक है, जो ये बॉस्नियंस थे वो नॉन सर्ब है। नॉन सर्ब मतलब जो आप सर्ब कम्युनिटी है उससे बिलोंग नहीं करते। ठीक है, तो अब सर्ब्स ने क्या किया, क्योंकि ये इस डिवीजन के खिलाफ थे कि हम अपनी देश को टूटने नहीं देंगे आपको, ठीक है, अपनी जगह नहीं देंगे। तो इसकी वजह से सर्ब्स ने जो है बहुत भारी मात्रा में नॉन सर्ब्स बॉस्नियंस को जो है मैसेकर कर दिया, मतलब मार दिया बहुत सारे। ठीक है, तो अब इन सर्ब्स को रोकना पड़ेगा जो कि यूगोस्लाविया के अंदर है। तो नाटो का क्या मतलब है, जो यूएस की फोर्सेस है, फुल फॉर्म क्या है, नॉर्दर्न अलायंस ऑफ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। थोड़ी सी अगर मिस्टेक हो गई हो नाटो की फुल फॉर्म में तो प्लीज चेक। ठीक है, व्हाट इज नाटो, इट्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने बॉम्बिंग कर दी यूगोस्लाविया के ऊपर इन्हें रोकने के लिए। ठीक है, फिर भी उसके बाद जो है काफी इंटर एथनिक सिविल वॉर होती रही यूगोस्लाविया के अंदर। ठीक है, एथनिक ग्रुप्स जो है एक दूसरे के साथ लड़ते रहे। एथनिक ग्रुप मतलब जिनका कल्चर अलग अलग हो, कुछ ऐसे ग्रुप्स बन रखे हों। तो ये हो गया आपका
टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे काफ़ी मुश्किल समझा जाता है। मुझे भी ये अच्छी तरीके से लर्न नहीं हुआ था जब मैं क्लास 12th में थी, ठीक है, बट स्टिल यू हैव टू स्टे काम और आपको लर्न कर लेना है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं हम। तो हमारा टॉपिक है इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, ठीक है। अब देखो इसमें हम इंडिया और रशिया का हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ये है पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। पोस्ट का मतलब जो पहले थी, क्या थी, कम्युनिस्ट थी, अब क्या हो गई है, वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज बन गई हैं। तो उसके साथ रिलेशन हम देख रहे हैं। पर इस टॉपिक से पहले हम क्या पढ़ते हैं, इसमें तो हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया और रशिया का क्या रिलेशन है। मतलब 1991 के बाद जब आपका रशिया जो है यूएसएसआर को सक्सीड कर रहे हैं, पर इससे पहले यूएसएसआर और इंडिया का क्या रिलेशन था वो भी बुक में दे रखा है। तो पहले हम इंडिया और यूएसएसआर का रिलेशन देखेंगे, फिर उसके बाद इंडिया और रशिया का रिलेशन देखेंगे। ओके, देखिए आपका जो बुक है उसमें एक ऑरेंज कलर का टेबल, ऑरेंज कुछ येलो सा टेबल दे रखा है, ठीक है। उसमें आपको दे रखा है कि इंडिया और यूएसएसआर का क्या रिलेशन है। तो आपको ये समझ आ गई ना बात की 1991 के अंदर क्या हुआ था, डिसइंटीग्रेशन हुआ था। उससे पहले यूएसएसआर हुआ करता था। तो इंडिया और यूएसएसआर का तब क्या रिलेशन था। अब 1991 के बाद जब ये रशिया इसकी गद्दी संभाल लेगा, ठीक है, एज इट्स सक्सेसर बन जाएगा, तब इंडिया का क्या इसके साथ व्यवहार रहेगा वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये वाला सीन देखते हैं। तो ये 4 टर्म्स में है। फर्स्ट है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में क्या है कि इसमें पूरे में ना आप देखोगे कि यूएसएसआर रशिया को यूएसएसआर जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता जा रहा है, हम ये देखने वाले हैं। तो इकोनॉमिक में क्या है कि जो यूएसएसआर है उसने क्या किया कि जो पब्लिक सेक्टर की जितनी भी अंडरटेकिंग्स है, मतलब जो आपकी गवर्नमेंट जो है, जितनी भी इनकी कंपनीज है गवर्नमेंट रिलेटेड, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का पूरा रोल है, उसको बहुत सारा असिस्ट करता था यूएसएसआर, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि यूएसएसआर जो है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का है, जिसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा मार्केट में अपना रोल करती है। तो इंडिया भी वही कर रहा था। इसकी वजह से यूएसएसआर क्या करेगा, इंडिया में इस चीज को और बढ़ाने के लिए और पैसा लगाएगा, इंडिया के ऊपर असिस्टेंस देगा, मदद देगा, ठीक है। जैसे स्टील प्लांट्स जो थे हमारे भारत सरकार के भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के अंदर, उन सभी को जो है इस यूएसएसआर ने सपोर्ट किया। मशीनरी के प्लांट्स थे जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है भेल, ठीक है। तो इसे भी सपोर्ट किया क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर आते थे। दूसरी बात इकोनॉमिक सेंस में क्या थी कि एक टाइम आया जब इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी हो गई, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास दूसरे कंट्री की ना करेंसी की एक हमारे पास रिजर्व होता है कि दूसरी कंट्री से जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं तो बाहर से पैसा आता है, डॉलर्स में आता है, तो हमारी कंट्री के पास फिक्स्ड नंबर ऑफ रिजर्व बाहर की करेंसी होती है, फॉरेन की करेंसी डॉलर्स में, क्योंकि सारे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट डॉलर्स में एक्सचेंज होता है ना। तो अब इंडिया के पास क्या हुआ, इंडिया के पास ये जो बाहर की फॉरेन एक्सचेंज है वो बहुत कम हो गया। अब रशिया ने क्या कहा, चलो कोई बात नहीं, जो पेमेंट है वो इंडियन करेंसी में ही कर दो, ठीक है। तो जो आपका यूएसएसआर है वो काफी ज्यादा फ्रेंडली था विद इंडिया, ठीक है। यूएसएसआर है, अभी रशिया नहीं है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद पॉलिटिकल वे में, राजनीतिक तौर पर कश्मीर इशू को सपोर्ट करता था यूएसएसआर यूनाइटेड नेशंस के अंदर, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर इसने सपोर्ट किया। 1971 की जो वॉर थी, कौन सी थी, पाकिस्तान के साथ थी, उसमें यूएसएसआर ने हमें सपोर्ट किया था। उसके बाद मिलिट्री चीज में देखें तो मिलिट्री का काफी सारा हार्डवेयर, काफी सारा सामान जो है वो यूएसएसआर में बनता था और हम उसी से खरीदते थे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हम वहीं से लेते थे। तो एक बात ये होगी। दूसरी बात है कि हमने एग्रीमेंट साइन किया कि हम यूएसएसआर और इंडिया मिलजुल के क्या करेंगे, मिलिट्री की चीजों को प्रोड्यूस करेंगे। वी विल जॉइंटली प्रोड्यूस द मिलिट्री हार्डवेयर्स, ठीक है। उसके बाद कल्चरल चीजों में कि रशिया में जो है, जैसे आपको पता ही है, ट्रांसलेटेड डब्ड मूवीज आती हैं, तो ऐसे जो हमारी फिल्म्स हैं वो रशिया के अंदर बहुत चलती है। हमारे राइटर्स का ट्रांसलेटेड बुक्स वगैरह वहां पे लोग बहुत पढ़ते हैं। तो कल्चरली भी हम काफी अच्छे दोस्त थे बिफोर 1991। अब हम देखेंगे बाद में क्या हुआ।
अब ये वही पेज है जो कि बात करेगा पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, ठीक है। मेनली सारी कंट्रीज के बारे में नहीं बात करेंगे हम, सिर्फ इंडिया और रशिया के बारे में बात करेंगे। अभी हमने करी थी यूएसएसआर और इंडिया की बात, नाउ वी विल टॉक अबाउट इंडिया एंड रशिया। अब हमें पता है कि यूएसएसआर के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन थे, तो फिर हमारा हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट है, हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं, हमारी कॉमन इंटरेस्ट है। हम जैसे क्या होता है कि दोस्त होते हैं, दोस्त क्या होते हैं जब थोड़ी आइडियोलॉजी थोड़ी सेम होती है ना, आइडियोलॉजी सेम होनी इंपॉर्टेंट होती है। तो जो आपका रशिया और इंडिया है, इन दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है। और रशिया के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा राज कपूर, अमिताभ बच्चन, ये सारे लोगों की फिल्म्स जो हैं वो काफ़ी फेमस हैं, ठीक है। इन देयर डब्ड इन देयर ओन लैंग्वेज, ठीक है। हिंदी नहीं वहाँ पे लोग ज़्यादा बोलते, बिल्कुल ही थोड़ी % है, ठीक है। तो अब उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया की जो आइडियोलॉजी है दैट सपोर्ट्स मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। इसका क्या मतलब होता है, देखो अब 1945 के बाद क्या हुआ, 2 सुपर पावर्स थी, कौन कौन, यूएसएसआर एंड यूएसए। 1991 के बाद क्या हुआ, सिर्फ एक सुपर पावर हुई। अभी इस टाइम हम बोलते थे द वर्ल्ड इज बायपोलर, मतलब बायपोलर मीन्स बाय मीन्स 2 और 2 पावर्स हैं। 1991 के बाद यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया था, यूनि मीन्स 1। पर इंडिया किस चीज को सपोर्ट करता है, इंडिया सपोर्ट्स मल्टीपोलर, मतलब एक पावर नहीं, 2 पावर नहीं, बहुत सारी पावर्स होनी चाहिए वर्ल्ड के अंदर, ताकि कोई भी 1 या 2 पावर पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट एंड एक्सप्लॉइट ना कर सके, ठीक है। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, अब देखो जब आपके पास वो आते हैं टिक द करेक्ट, उसमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है और इनमें से मान लो क्वेश्चन होगा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड मीन्स 1 2 3 ऐसे दे देंगे और 4th कुछ गड़बड़ सा दे देंगे। तो आपको क्या करना है कि रॉन्ग चीज को आपको आइडेंटिफाई करनी है। क्वेश्चन में लिख रखा है विच इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड, तो आपको गलत चीज पे टिक करना है। तो आपको पता होना चाहिए सही चीजें क्या है। मल्टीपोलर वर्ल्ड का क्या मतलब होता है कि को एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी पावर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब कि काफी सारी पावर्स होंगी पूरे इंटरनेशनल सिस्टम में, एक पावर नहीं, यूएसए नहीं सिर्फ, यूएसएसआर एंड यूएसए नहीं सिर्फ, काफी सारी, ठीक है। ग्रेटर रीजनलिज्म होना चाहिए। रीजनलिज्म का क्या मतलब है कि आसपास की कंट्रीज के बीच में बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का आइडिया निकलेगा। मतलब जैसे आपने अभी आप पढ़ोगे एशियान वगैरह के बारे में, तो वो क्या है, वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आसपास की रीजनल कंट्रीज के साथ एक ब्रदरहुड वाला रिश्ता जो है वो प्रमोट करती हैं। तो ऐसे कलेक्टिव हम ग्रुप बना लें, ठीक है, रीजनलिज्म को प्रमोट करें। तो अब इस टर्म का मतलब आप समझिए कि कलेक्टिव सिक्योरिटी का क्या मतलब है। अब ये नाटो के अंदर भी इम्प्लीमेंट होता है कलेक्टिव सिक्योरिटी। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बन गई, मान लो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कहेगी कि अगर आपने हमारे में से जितनी भी कंट्रीज है हमारी मेंबर्स, उनमें से एक के ऊपर भी आपने अटैक कर दिया ना, तो इसका मतलब आपने हम सभी के ऊपर कर दिया, एंड वी विल रिएक्ट टू इट कलेक्टिवली, ठीक है। हम जवाब देंगे इकट्ठे होके, इसे बोलते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो इससे क्या होता है, वॉर होने का खतरा बहुत कम हो जाता है, ठीक है। जब पूरे वर्ल्ड में ऐसे कलेक्टिवली वीक कंट्रीज भी इकट्ठी आ जाएंगी तो क्या होगा, पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी उन सभी की। तो इस चीज को प्रमोट करता है इंडिया, ठीक है। उसके बाद नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, बातचीत करके करना है हमने, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉर ऑल कंट्रीज, इसका क्या मतलब है कि हमारी जो है हमारी कंट्री के ऊपर किसी का भी दबाव ना हो कि आपको इस कंट्री के साथ दुश्मनी लेनी है या इस कंट्री के साथ आपको अच्छा ही रहना है। इट शुड बी द डिसीजन ऑफ दैट कंट्री ओनली। अब 6th पॉइंट है इस चीज का, मल्टीपोलर वर्ल्ड का, कि जब बहुत सारी पावर्स हैं, हमें क्या चाहिए कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो सभी को जो है बांध कर रखे, ठीक है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दे जहां पे सभी लोग जो हैं अपना अपना व्यू पॉइंट रख दें। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, यूएन। यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशंस। आप ये 6th चैप्टर में पढ़ोगे जो कि टर्म 1 का ही सिलेबस है। तो यूएन को इंडिया कहता है कि यूएन को और स्ट्रेंथन करना चाहिए और इसमें डेमोक्रेसी, इसे डेमोक्रेटाइज करना चाहिए, ठीक है। इसमें और इक्वालिटी लानी चाहिए हमें। तो दिस इज द आइडिया ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू इंडिया। अब हम और पढ़ते हैं, ठीक है। हमने ये देख लिया 3 चीजें
कि इंडिया और रशिया के बीच में रिलेशन। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 80 से ज्यादा बायलेटरल एग्रीमेंट्स इंडिया और रशिया ने एक दूसरे के साथ साइन किए थे। कितने? मोर देन 80। ठीक है, मोर देन 80 क्यों किए थे? क्योंकि एक इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम है इंडो रशियन स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001। ठीक है, इसके तहत 80 से ज्यादा एग्रीमेंट साइन किए गए थे। बायलेटरल मीन्स दो कंट्रीज के बीच में, दो इंडिविजुअल्स के बीच में। ऑल राइट, इंडो रशियन स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001। ओके, अब हम लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं चैप्टर के। इसके बाद 2 एडेड टॉपिक्स होंगे, आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। अब देखो, हम देख रहे हैं कि हम इतने प्यार से रह रहे हैं, मतलब हमें कोई फायदा मिल रहा है। अब ये बेनिफिट्स क्या हैं? हमने इंडिया अगर रशिया के साथ अच्छा है तो इंडिया को क्या क्या फायदे मिलते हैं? ठीक है, अगर रशिया इंडिया के साथ अच्छा है तो रशिया को कौन कौन से फायदे मिले हैं, तो वो पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इंडिया के फायदे। क्यों? क्योंकि वो रशिया के साथ अच्छा है तो उसे क्या बेनिफिट हो रहा है इंडिया को। सबसे पहले इशू ऑफ कश्मीर में सपोर्ट करता है हमेशा रशिया हमें। ठीक है, एनर्जी की सप्लाईज में हमें काफी हेल्प करता है। इंटरनेशनल टेररिज्म के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे बड़े बड़े जो पीएम प्रेसिडेंट्स हैं उनके पास पता होता है कि ये टेररिस्ट ग्रुप कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे को बताते हैं, तो दे शेयर द इंटरनेशनल टेररिज्म इंफॉर्मेशन। एक्सेस टू द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ठीक है, रशिया जो है वो अलाउ करता है इंडिया को कि वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ आराम से जो भी उसे कुछ भी करना है, ठीक है, कोई एग्रीमेंट करना है, उसे जाना है, एटसेट्रा, इस बारे में अलाउ करता है। उसके बाद बैलेंस इट्स रिलेशन विद चाइना। तो चाइना के साथ जो दुश्मनी है इंडिया की, उसमें जो है रशिया क्या करता है? इंडिया का साथ देता है। तो इसका मतलब रशिया अगर इंडिया के साथ है तो चाइना थोड़ा डर के रहेगा, क्योंकि रशिया जो है वो भी एक पावर है ना, चाहे उसकी पावर अभी रिड्यूस हो चुकी है। उसके बाद है स्पेस इंडस्ट्री में असिस्ट करता है रशिया इंडिया को। ठीक है, हमें एक क्रायोजेनिक रॉकेट चाहिए था रशिया से, तो रशिया ने दे दिया था। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स जितने भी होते हैं हमारे, उसमें रशिया जो है सपोर्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे रशिया का क्या फायदा है। देखिए, रशिया जो है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मिलिट्री हार्डवेयर्स बनते हैं, मिलिट्री के जितना भी सामान है वो यहाँ पे बनता है। तो अब वो बनाना अलग बात है, और उसके लिए हमें मार्केट भी चाहिए, लोग भी चाहिए खरीदने के लिए। तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है फॉर रशियन मिलिट्री हार्डवेयर। मतलब रशिया जो है वो इंडिया को अपने हार्डवेयर बेच के बहुत सारा प्रॉफिट कमाता है। दिस इज वन ऑफ द मेजर बेनिफिट विच रशिया गेट्स बाय हैविंग अ फ्रेंडली रिलेशन विद इंडिया। उसके बाद इंडिया की जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो बाय करते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। ऑयल इंपोर्ट जो है इंडिया को ज्यादा करना है। ठीक है, तो इंडिया को ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करना है, तो इसकी वजह से जो इंडिया है वो रशिया और बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज में पार्टनरशिप करता है और इन्वेस्टमेंट करता है उनकी ऑयल फील्ड्स में। मतलब इनकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करता है इंडिया, तो ये इनका ही फायदा है ना। उसके बाद जो रशिया की ऑयल क्राइसिस हुई थी जब, तब इंडिया ने इसे हेल्प किया था। सो दीज आर द बेनिफिट्स। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। हमने मल्टी पोलर वर्ल्ड के बारे में पढ़ा और हमने ये टॉपिक खत्म कर लिया। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।